20 है। The number of grams of solute dissolve in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution, यानी कि 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी मिकदार उसमें है। सैचुरेटेड सोल्यूशन हम कैसे तैयार करते हैं? सबसे पहले तो हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है ना। बीकर में हम सॉल्वेंट डालते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस का। 20 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर करते हैं इसका। इन तीनों का 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो सा ये दिख रहा है आपको, ये सोल्यूट है, ये जो सा ये है, ये वाटर है। जैसे हमने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया, इसको हलाना शुरू किया, ये बहुत ज़्यादा सोल्यूट था, ये हल हुआ, थोड़ा सा रह गया। फिर हमने थोड़ा सा हल किया तो ये रह गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो गया है, किसके दरमियान? क्रिस्टलाइजेशन और सोलिबिलिटी के दरमियान। कि जितना ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हम इसको हिलाएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो इस सॉल्यूट को अपने अंदर हल करेंगे और उतना ही सॉल्यूट क्रिस्टलाइज फॉर्म में नीचे बैठेगा। और फिर थोड़ी देर बाद फिर हम जब हिलाएंगे इसी टेम्परेचर पर तो क्या करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से हटेंगे और इनके दरमियान में से जो उनसे क्रिस्टलाइज, इनके दरमियान में से सॉल्यूट निकलेगा, वो क्रिस्टल फॉर्म में नीचे बैठेगा और वो जो उनसे पहले से बैठा हुआ क्रिस्टल फॉर्म है वो दोबारा से पानी में हल हो जाएगा। इनके इस तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है ना, सैचुरेशन। इसे तो कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक ना। एट गिवन टेम्परेचर, वो कह रहे हैं 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट है 100 ग्राम है। 100 ग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व, इनके मिसाल के तौर पर ये 100 ग्राम है, इसमें नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट हल होंगे, ठीक है ना, एट अ गिवन टेम्परेचर टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आ गई आपको क्या है? इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सा ये प्रोसेस है सोल्यूबिलिटी का, कैसे होता है कि आयनिक सब्सटेंसेस है, NaCl है, जब इसको हम हल करते हैं तो सबसे पहले ये NaCl जो सा टूट जाता है Na+ में और Cl नेगेटिव में, ठीक है ना। फिर इसी तरह से HCl है, वो टूट जाता है जी H पार्शल नेगेटिव और Cl पार्शल नेगेटिव में, दो विद डाइपोल। यह आयनिक, अब ये देखिए, ये आयनिक सब्सटेंस ये है और ये क्या है, ये पोलर सब्सटेंस है, ठीक है ना, जिसमें पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये चूँकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये एक दूसरे के दरमियान, इनके दरमियान जो सा बॉन्ड होगा वो बहुत ज़्यादा हाई किस्म का होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को काफ़ी हाई इंटरेक्शन से खींचते हैं, वो खींचते हैं एक दूसरे से, इनका जो सा बॉन्ड है वो काफ़ी हाई होता है, जल्दी टूटता नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव का इनका बॉन्ड। और फॉर एग्जांपल इसकी जगह हम ये लेते हैं हाइड्रोजन, जिसमें H बॉन्ड H है, ना ही इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है और ना ही यहाँ पर सेम चार्ज है, यहाँ पर चार्ज भी नहीं है, ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं है, En नॉट प्रेजेंट ना, इसी जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा। प्लस माइनस चार्ज जब नहीं आएगा तो ये बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, ठीक है ना। इसका जो सा बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो सा मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग, इसका जो सा कूलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा, ठीक है ना। और इसका जो सा गैस है ना, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसका जो सा गर्म करने की, जल्दी से भी गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो जल्दी से गर्म हो जाएगी गैस, ठंडी होगी तो ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी गैस, क्योंकि इसका जल्दी से ये इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, छोटे छोटे से, और ऊपर से ये बॉन्ड भी बहुत कमज़ोर है, जल्दी से टूटेगा, ठीक है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कूलिंग पॉइंट जो भी है वो कम भी रहेगा बनिस्बत NaCl के। NaCl चूँकि प्लस और नेगेटिव चार्ज रखता है, इसलिए इसका जो सा बॉन्ड है आपस में इंटरेक्ट हुए होते हैं। इसी तरीके से ये आयनिक, ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड में H बॉन्ड Cl है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चूँकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? क्लोरीन की। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, यानी कि ये जो सा वैलेंस शेल में जो सा एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको क्या करेगा, ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है ना।
यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइड एरिया होगा, यहाँ पर वाइड एरिया नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और ये होगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में कौन सी किस्म है, पोलर सब्सटेंस है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसके डाइपोल्स पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपस में ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वजूद में आएगी, जिसे हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स, डाइपोल डाइपोल कह रहा हूँ, इसे हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, सॉरी, ये दो डाइपोल्स वजूद में आ गए हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वजूद में आएगी, जिसे हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे है जी KCl है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये पानी में हल होते हैं। ये हमारा है जी पोलर सब्सटेंस। पोलर सब्सटेंस को जब पानी में हल करते हैं तो ये जो सा है, ये पॉजिटिव चार्ज, पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ये OH नेगेटिव को, KOH बन जाएगा। फिर इसी तरह से ये नेगेटिव है, ये H+ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये HCl बन जाएगा। फिर इसी तरीके से NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। जब इसे हम पानी में हल करते हैं तो सोडियम प्लस है, तो ये ये OH नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, NaOH बन जाएगा। और इसी तरीके से H+ है, H+ Cl को नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो HCl बन जाएगा। अब उसके बाद नॉन पोलर सब्सटेंसेस में आता है। नॉन पोलर सब्सटेंसेस ऐसी सब्सटेंसेस होती है जो पोलर सब्सटेंस में हाल नहीं होती। मिसाल के तौर पर ये पोलर सब्सटेंस है ना H2O, इसमें हाल नहीं होती। अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट और ये पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सब्सटेंसेस और ये पोलर सब्सटेंसेस एक ही बात है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सब्सटेंसेस। पोलर सब्सटेंसेस, पोलर सॉल्वेंट या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये एक ही है, एक ही नाम है। तीन नाम मैंने आपको बताया इनके, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर पोलर सब्सटेंस, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। देखें अब फ़र्क क्या है, फ़र्क इसमें क्या है पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ज़रा ध्यान से सुनना कि पोलर सॉल्वेंट जो सा होता है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है। H2O में जो सा ये देखें H2O है ना, पानी में कौन से कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है देखो, 1.24 है, सॉरी 24 है। फिर आगे ये नॉन पोलर में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं CH4 की, ठीक है ना, C2H6 की, ठीक है ना, ब्यूटेन की, ये सारे इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.2 होती है। जब इन 2.5 में से माइनस करेंगे 2.2 तो 0.35 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एक भी नहीं है। इसका देखो कितना ज़्यादा है। फिर इसी तरीके से ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें देखो ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। 2.5 में से माइनस करो 3.16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ये है, कार्बन की ये है। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। इसी वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही कम आ रहा है। और ये क्या होंगे, ये पोलर सॉल्वेंट होंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब आगे हम बात करते हैं जी नॉन पोलर सब्सटेंसेस। क्लोरीन है, बेंजीन है, ईथर है, पेट्रोल है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। जब ये क्या होती हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस, ये पोलर सब्सटेंसेस में हल नहीं होती हैं। सारी जितनी भी क्लोरीन, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ये जितने भी हैं तो हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ठीक है ना, बेंजीन, क्लोरीन, ये पेट्रोल, ठीक है ना, सब सारे ये पानी में हल नहीं होंगे, क्योंकि पानी एक पोलर होता है। ये सारे नॉन पोलर हैं, ठीक है ना। ओके, नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं किस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर में हल होते हैं, जबकि पोलर सब्सटेंसेस में हल होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दिया, ठीक है ना। अब ये देखें, मिसाल के तौर पर नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, सोल्यूबल हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट है जी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये सोल्यूबल होता है। ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, ये नॉन पोलर में ही हल होंगी,
नॉन पोलर में ही। फॉर एग्जांपल ये पेंट्स हैं, ग्रीस है, नेफ्थलीन है, ये सारे जो उनसे हैं, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड एक पोलर एक नॉन पोलर है। ये सारी सब्सटेंसेस ये भी नॉन पोलर होती हैं। नॉन पोलर में हल होगा, जबकि पोलर वो पोलर में हल होगा। ठीक है, पोलर सब्सटेंसेस में, नॉन पोलर सब्सटेंसेस में। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है ना, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में सबसे पहला पॉइंट कहता है जी, सॉल्यूट पार्टिकल जो उनसे होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सबसे पहले जब हम सॉल्यूट को डालते हैं, फॉर एग्जांपल पानी में हमने NaCl डाला है, तो NaCl के पार्टिकल्स वो अलहदा होंगे, यानी कि NaCl के पार्टिकल्स Na+ और Cl नेगेटिव ये अलहदा हो जाएंगे। फिर सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेपरेट एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट, तो क्या करेंगे, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी अलहदा हो जाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमने ये H2O में डाला हुआ है, तो इसमें ये देखें, ये है जी सॉल्वेंट H+ OH नेगेटिव। ठीक है ना, ये भी अलग हो जाएंगे। पहले सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग होंगे, फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। और फिर आगे कह रहा है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। H+ Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, OH नेगेटिव Na+ को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये सोडियम है, तो ये जो उनसा आगे आ रहा है ना, ये सारे ऑक्सीजन है। ठीक है ना, यानी कि ये होता है ना, ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है ना, ये होता है पार्शल पॉजिटिव, ये होता है पार्शल नेगेटिव, ये होता है पार्शल पॉजिटिव। पार्शल नेगेटिव वाला हिस्सा जो उनसा है, ये वाला, ये Na+ के करीब आ जाता है। ठीक है ना, और जो उनसा ये जो उनसा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये यानी कि ये दो हिस्से पार्शल पॉजिटिव वाले, हाइड्रोजन के पार्शल पॉजिटिव वाले हिस्से Cl नेगेटिव के करीब आ जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर पार्शल नेगेटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये जो सा बड़ा सा मैंने बनाया हुआ है ना, ये ऑक्सीजन का एटम है, और जो उनसे दो पीछे छोटे छोटे बनाए हुए हैं, ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। चूँकि ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव पार्शल चार्ज है, तो ये सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये चूँकि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर यहाँ पर ये जो सा है, यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन का एटम है, H2O का एटम है, इसमें जो उनसे दो हाइड्रोजन के एटम्स लगे हुए हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पार्शल चार्ज है, तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, मुखालिफ आयन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये तीसरा पॉइंट है। फिर उसके बाद ये हल होना शुरू हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड पानी में हल होना शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड करती है सॉल्यूट फोर्सेस पर, सॉल्वेंट फोर्सेस पर, और सॉल्यूट इंट्रैक्शन पर, यानी कि इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है सॉल्यूशन फॉर्मेशन, जो उनसे सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट इंट्रैक्शन पर डिपेंड करती है। जैसे ही सॉल्यूट में वो कह रहा है, फॉर एग्जांपल है जी कि ये NaCl है, अगर इनके दरमियान जो सा ये बॉन्ड है, आगे जो सा ये पॉइंट जो सा है, ये वाला पॉइंट, ये बहुत डीपली डिस्कस करना है कि सॉल्यूट में, मिसाल के तौर पर आपने सॉल्यूट डाला है जी सोडियम क्लोराइड, आयनिक सॉलिड डाला है, कोई भी आयनिक सॉलिड डाला है, मिसाल के तौर पर आपने डाल दिया सोडियम क्लोराइड आपने डाला था, वो लिक्विड फॉर्म में डाला था आपने, तभी वो हल हो गया था। लेकिन आपने जब सोडियम क्लोराइड ठोस फॉर्म में डाल दिया है, यानी कि जब वो सॉलिड फॉर्म में था, मिसाल के तौर पर पत्थर जैसा है, पत्थर पानी में डालते वो हल थोड़ी होता है, इसी तरीके से आपने सोडियम क्लोराइड अंदर डाला है, वो भी पत्थर जैसा ही है। उसके दरमियान जो उनसे 3D रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, और उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस, ये वाली मॉलिक्यूल के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस, मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली ये वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से वो हल नहीं होता। आयनिक सॉलिड्स
हल नहीं होते, ठीक है ना, जिसकी वजह से सॉल्यूट के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस सॉल्वेंट में के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस पर हावी हो जाती हैं और वो सॉल्यूट जो उनसा है वो हल नहीं हो पाता, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से एक और आता है कि जब सॉल्यूट फोर्सेस जब सॉल्यूट फोर्सेस जब ये सॉल्यूट फोर्सेस का मतलब क्या है कि सॉल्यूट के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सी फोर्स है वो ये वाली फोर्स की बात कर रहा है, ये वाली फोर्स की। जब सॉल्यूट फोर्सेस ये वाली फोर्स जब सॉल्यूट फोर्सेस सॉल्वेंट फोर्सेस पर हावी हो जाती हैं, जब सॉल्वेंट फोर्सेस पर ये वाली फोर्सेस जो सी हैं पार्शियल पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा जी। आगे किस पर ये पार्शियल पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा पार्शियल नेगेटिव को, ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल। जब इस पर ये हावी हो जाएंगी, जब ये ज़्यादा होंगी ना ये वाली फोर्सेस, सॉल्वेंट की फोर्स इस सॉल्यूट की फोर्स से ज़्यादा होंगी, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड आराम से टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो सा है ये Cl नेगेटिव, ये हाइड्रोजन जो सा है ये Cl नेगेटिव से मिल जाएगा, और ऑक्सीजन जो सा है वो ऑक्सीजन कह रहा हूँ ये जो सा Na है वो मिल जाएगा OH से। ये जो सा Na है ना ये OH से मिल जाएगा, और जो सा ये H है ये इससे मिल जाएगा। ये Na जो सा है इससे मिलेगा OH से, NaOH बन जाएगा, और ये H जो सा है ये Cl के साथ मिल जाएगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये HCl बन जाएगा, यानी कि H बॉन्ड OH, इस पूरे पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। समझ आ गई क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि ये जो सा है इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपने। बस आपने ये याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं इन दोनों के दरमियान। जब ही ये वाली जो सी फोर्स होगी, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो सी फोर्स पाई जाती है OH नेगेटिव बॉन्ड H, जब ये फोर्स जो सी है ये फोर्स इस पर हावी हो जाएगी, सॉल्यूट के दरमियान पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स, तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये Cl नेगेटिव ये H के साथ मिल जाएगा, HCl बन जाएगा, और Na पॉजिटिव ये OH नेगेटिव के साथ मिलेगा तो NaOH बन जाएगा। ओके, समझ आ गई आपको। यहाँ पर ये इसलिए पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सल ग्रुप को दिया हुआ है, हाइड्रोक्सल ग्रुप को अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। इसके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ना ऑक्सीजन के वैलेंशियल में पहले से ही 7 होते हैं, ठीक है, सॉरी 6 होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंशियल में 6 होते हैं, इस हाइड्रोजन की वजह से 7 हो जाएंगे। जब ये वाला हाइड्रोजन इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। ये स्टेबल हो गया अब, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने उधार दिया है, एक अच्छा काम किया तो पॉजिटिव चार्ज, इसने उधार लिया है, एक नेगेटिव काम किया है, इसने पैसे लिए हैं और पैसों को वापस नहीं कर रहा, तो ये इसने नेगेटिव काम किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये है जी इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। आपको समझ आ जानी चाहिए, मैंने बहुत ही डिटेल के साथ समझाया है, ठीक है ना। अब ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये मैं एक और बात समझा दूँ कि आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों चार्ज आता है। मिसाल ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों चार्ज आया है यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्यों चार्ज आया है, ये क्यों चार्ज आया है क्योंकि ये देखें हाइड्रोजन जब ये H2O जो सा है जब ये टूटता है ना मॉलिक्यूल्स H+ और OH नेगेटिव में, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ने अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया, इसने अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया है, ठीक है ना। जब ये खारिज हो गया है तो ये क्या बन जाएगा, H+ आयन, इसको कहते हैं प्रोटॉन। ये हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, ठीक है ना। इस पर क्यों चार्ज आया है मैंने अभी बात बता दी है, ठीक है ना। और फिर उसी तरीके से मैंने अब पार्शियल नेगेटिव इसकी बात करता हूँ कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि ये इसकी वैलेंसी क्या होती है 2.2, इसकी वैलेंसी होती है 3.16, इसकी वैलेंसी ज़्यादा है क्योंकि ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से
इसने उधार दिया हुआ है, लेकिन उधार देने के बावजूद वो इसके साथ शेयर कर रहा है, वो ज़्यादा इसे खींच रहा है। तो ज़्यादा खींचने पर क्या होगा कि ये जो उनसा इलेक्ट्रॉन है इसके पास ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि इसके उधार ले लिया तकरीबन ले लिया, तो पार्शियल नेगेटिव आ गया। इसने अच्छा काम किया है, वो पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज। ओके।